नमस्कार। हिंदी साहित्य वार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ। सीबीएसई हिंदी टीचर्स के एग्ज़ाम के लिए हमारी जो अनुभागीय मॉक टेस्ट की सीरीज़ चल रही है, इसके अंतर्गत हमने एक वर्षीय जो बीएड प्रोग्राम है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है इससे पहले। तो अगर आपने उस वाली वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार आप उसको भी ज़रूर चेक कर लें। और आज हम इसमें बचे हुए जो 50 प्रश्न हैं उनको देखने वाले हैं। तो अगर आपके लिए ये सीरीज़ उपयोगी साबित हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, या फिर आप किसी भी विषय पर अपना अगला जो टेस्ट चाहते हैं उस पर आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और एक कंप्लीट टेस्ट हम सोच रहे हैं कि आपको इसको लेकर आएँ, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। तो अभी आपको सिंपली जो जो चीज़ें, जो बेसिक बातें हैं, मैंने पहले भी कहा था, हर एक टॉपिक की बेसिक्स को जो है आपको ज़रूर क्लियर करना है। अगर आप वो चीज़ कर लेते हैं तो डेफिनेटली जो है आपका परीक्षा का जो तैयारियां हैं वो अच्छी हो जाएंगी। तो मैंने पहले भी कहा है कि इस एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ों को ही फोकस करना है, बाकी चीज़ें जो है वो आपकी होती रहेंगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की इस प्रश्नोत्तरी को, जिसमें पहला प्रश्न रखा गया है। देखिए, जो आपका ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि आज के इस डिजिटल युग में ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज यानी कि OER के उपयोग का मुख्य लाभ क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि जो ये बहुत महंगे होते हैं और केवल कुछ ही लोग खरीद सकते हैं, तो ये बात इसकी बिल्कुल गलत है। ये मुफ्त होते हैं, लाइसेंस मुक्त या कम प्रतिबंध वाले शैक्षिक संसाधन हैं जिन्हें शिक्षक अपनी कक्षा की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित, पुनः उपयोग और इसको साझा कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान ये रख लेना है कि जो ओपन जो एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं, जैसे इसमें आपका विकिपीडिया है, ठीक है, एंड जो आपका डिजिटल पुस्तकालय रहते हैं, जो नेशनल जिसको हम कहते हैं नेशनल डिजिटल पुस्तकालय या राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें। इसमें आप देखेंगे कि जो शिक्षकों की कानूनी रूप से ये क्या है, अधिकार देते हैं कि वे अपनी सामग्री को बिना किसी कॉपीराइट के जो है या कॉपीराइट उल्लंघन के डर से जो अपना स्थानीय आवश्यकताएं रही हैं, यानी कि जो आसपास की जो आवश्यकताएं हैं, जो जिसकी नीड है, ठीक है, उनके अनुरूप उनको ढाल सकें और छात्रों को जो है वो मुफ्त में दे सकें। तो ये है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, इसको आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ओके हो गया। तो इस चीज़ को आपने याद रख लेना है। बाकी जो बातें हैं वो आपके इसमें ज़्यादा काम की नहीं रहेंगी। ठीक है, तो इसको कीजिए। एक बार मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर फ्लाइट मोड में। चलिए अब हम आगे देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हमारा, हिंदी गद्य की विधा, रिपोर्टाज या पत्रकारिता शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल माध्यम सबसे प्रामाणिक सामग्री प्रदान करेगा। तो यहाँ पर बोला गया है हिंदी गद्य की रिपोर्टाज या पत्रकारिता, ये जो शिक्षण के लिए जो है कौन सी डिजिटल माध्यम सबसे प्रामाणिक सामग्री प्रदान करता है इसमें। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रख लेना। देखिए, प्रमुख समाचार पत्रों के डिजिटल आर्काइव्स, लाइव पॉडकास्ट और सत्यापित जो वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, ठीक है, ये प्रदान करेगी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में यहाँ पर रख लीजिएगा कि जो हमारी हिंदी गद्य की विधा रहती है, खासकर पत्रकारिता और रिपोर्टाज, इसके शिक्षण के लिए जो आपकी डिजिटल माध्यम सबसे प्रामाणिक सामग्री प्रदान करता है वो रहेगा आपका समाचार पत्र के डिजिटल आर्काइव, लाइव पॉडकास्ट, है ना, और जो वीडियो डॉक्यूमेंट्री इत्यादि रही हैं वो वाली। ठीक है, तो रिपोर्टाज क्या है, ये आंखों देखी कोई वास्तविक घटना पर ही आधारित होता है। तो ये समाचारों में भी आप होता है कि समाचार भी तो वही है ना, तो उसमें देखते हैं आप ये चीज़। इसके अलावा डिजिटल आर्काइव्स और जो वास्तविक पॉडकास्ट हैं, ये छात्रों को ये समझने में मदद करते हैं कि वास्तविक जो पत्रकारिता है और जो साहित्यिक रिपोर्टाज लेखन की भाषा और जो शैली है वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी इसमें, इस बात को आप ध्यान में रखें। तो 52nd जो क्वेश्चन है, देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको ध्यान में रखें, बाकी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पर पॉडकास्ट। तो यहाँ पर बोला गया है, देखिए, पॉडकास्ट तकनीक का उपयोग हिंदी कक्षा में किस भाषाई कौशल के विकास के लिए एक सशक्त माध्यम के रूप में किया जा सकता है। तो पॉडकास्ट का जो तकनीक है, इसका उपयोग किया, ये कह रहे हैं कि हिंदी कक्षा में जो है किस भाषाई कौशल के विकास के लिए सशक्त माध्यम के रूप में किया जा सकता है। तो इसमें आपको सिंपल याद रख लेना है, ये हो जाएगा आपका उच्च स्तरीय श्रवण कौशल, यानी कि जो सुनने के कौशल की बात, उच्चारण की शुद्धता। तो पॉडकास्ट में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या रहती है, हमारा जो उच्चारण है वो शुद्ध होना चाहिए ताकि सुनने वालों को भी वो क्या लगे, अच्छा लगे और प्रभावी हो। ठीक है, वैचारिक विश्लेषण का विकास। तो ये जो सारी चीज़ें हैं
इस रूप में जो है, या भाषाई कौशल के विकास के लिए इस रूप में जो है ये क्या है, सशक्त माध्यम के रूप में जो इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। तो पॉडकास्ट शुद्ध रूप से ऑडियो आधारित माध्यम रहता है, इस बात को आप ध्यान में रखें। इसके साथ साथ आप देखें कि जो साहित्यिक विमर्श है या फिर उपन्यासों का जो वाचन है या जो कोई इंटरव्यू है, उसके पॉडकास्ट सुनने से छात्रों के क्या होता है कि ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता है, यानी कि जो लिसनिंग पावर है, वो बढ़ती है। और वे जो अपना भाषा का मानकीकृत है, भाषा का मानकीकरण कर सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि भाषा के जो मानक उच्चारण है, यानी कि कैसा उसका शुद्ध उच्चारण रहता है किसी भाषा का, और उसका लहजा यानी कि उसकी टोन क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें वो यहाँ पे सीखता है। ये रहेगा आपका किस में, जो पॉडकास्ट तकनीक रही है उसमें। तो हिंदी का पॉडकास्ट यानी कि तकनीकी जो आपका चीज़ें हैं, तो हिंदी शिक्षण में ये कैसे आ सकती हैं काम, इन चीज़ों को इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 54वां क्वेश्चन देखिए। कक्षा में इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड, जिसको हम स्मार्ट बोर्ड भी कहते हैं, ठीक है, इंटरैक्टिव जो वाइट बोर्ड है उसका उपयोग करते समय शिक्षक का कौन सा कृत्य रचनात्मकता को बढ़ावा देगा। तो वही शिक्षक ऐसी कौन सी एक्टिविटी करेगा जो कि उसकी क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता को बढ़ाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बोर्ड पर पहले सेव की गई पूरी गाइड या कुंजी की पीडीएफ खोलकर छात्रों को हूबहू उतारने के लिए कहेगा, तो ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। ठीक है, दूसरी बात बोल रहा है कि मल्टीमीडिया तत्वों के माध्यमों से छात्रों को बुलाकर उनसे बोर्ड पर ही इंटरैक्टिव गतिविधियाँ कराना। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको ध्यान में रखें। मल्टीमीडिया तत्व क्या हो गए, जैसे वीडियो क्लिप्स हो गई, है ना, कोई ग्राफिक्स हो गया चलता हुआ, ठीक है, फिर माइंड मैप्स हो गए, है ना, इनके माध्यम से क्या रहेगा, इनके माध्यम से जो है छात्रों को बुलाकर क्या करेगा, उनसे बोर्ड पर ही कुछ गतिविधियाँ या फिर उनका जो वैचारिक वर्गीकरण जो है वो इसमें कराना रहेगा, जो कि रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो स्मार्ट बोर्ड को बंद करके पारंपरिक व्याख्यान देना, ये तो बिल्कुल गड़बड़ हो गया। छात्रों को अंक तालिका दिखाना, ऐसा भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका यहाँ पर सबसे उचित प्रतीत होगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो स्मार्ट बोर्ड का उद्देश्य क्या है, केवल चौक की जगह जो है डिजिटल पेन का उपयोग करना नहीं है, बल्कि इसमें आप देखते हैं कि जो इसमें इसकी जो सार्थकता तब है जब इसको जो हम और ज़्यादा इसको इंटरेक्टिव फीचर्स का उपयोग करके जो है छात्रों से हम क्या करें कि वो स्वयं उसमें कुछ चीज़ें सीखें। ठीक है, और उनके ज्ञान के निर्माण में जो है वो सक्रिय रूप से भाग लें, है ना। तो ये चीज़ है, जैसे शब्दों को ड्रैग करके कोई आप व्याकरणिक कोटि में उसको डालना, ऐसी ऐसी बातें जो हैं वो इसमें रहेंगी, जो मल्टीमीडिया रहा है आपका, है ना। मल्टीमीडिया तो तत्व हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में डिजिटल स्टोरी टेलिंग से क्या अभिप्राय है। तो जो डिजिटल स्टोरी टेलिंग है उससे हम क्या समझते हैं, ये बोला गया है भाषा शिक्षण के संदर्भ में। ठीक है, तो बाजार से खरीदी कॉमिक्स को कक्षा में चुपचाप पढ़ना और छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, तो ये तो नहीं हो जाएगा। केवल कंप्यूटर की स्क्रीन पर टेक्स्ट को स्क्रॉल करना और कहानी को बिंबों के माध्यम से आकर्षक बनाना, ये भी इसमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पारंपरिक कहानी की कला के साथ डिजिटल टूल्स का संयोजन करके कहानी प्रस्तुत करना। जो पारंपरिक कहानी है देखिए, उसको कहने की कला के साथ साथ जो डिजिटल टूल्स हैं हमारे, जैसे अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करना, ठीक है, जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो देना, कुछ जो है एनिमेशन लगाना या फिर उसमें कुछ इमेजेस लगाना, ठीक है, छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स बनाना, ये जो सारी चीज़ें हैं इनको क्या करेगा, इनको एक साथ वो मतलब इनका इकट्ठे करेगा। ठीक है, इनको संयोजित करेगा और ऐसे करके जो अपनी कहानी प्रस्तुत करना। तो ये है आज के समय में डिजिटल स्टोरी टेलिंग की स्टोरी तो हम बता रहे हैं, लेकिन उसको हम किस तरीके से बहुत ज़्यादा और प्रभावी बना सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रख लेनी है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में डिजिटल स्टोरी टेलिंग का मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, जिसमें पारंपरिक कहानी कहने की कला के साथ डिजिटल जो टूल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए, जैसे वॉइस मॉड्यूलेशन है, बैकग्राउंड म्यूज़िक है, एंड फोटोज़ हैं या फिर छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स जो हैं वो इसमें रहती हैं, और इनको संयोजित करके जो है वो हमारी कहानी क्या करते हैं, हम प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज़ है कि इंटरनेट से बिना समझे जो है कहानियों को कॉपी पेस्ट करना, तो ये भी इसमें नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो डिजिटल स्टोरी टेलिंग है देखिए, ये क्या कर देता है, छात्रों को स्वयं रचनाकार बनाने का एक तरीके से अवसर प्रदान करता है।
ठीक है। और जब छात्र जो अपनी कोई लिखी हुई कहानी में उसको खुद आवाज़ देते हैं या फिर अच्छा बैकग्राउंड म्यूज़िक चुनते हैं, अच्छे एनिमेशंस लगाते हैं, अच्छे चित्र लगाते हैं, फिल्टराइजेशन उसमें लगा देते हैं, तो उससे क्या होगा, उनकी हर तरह का जो तकनीक है, हर तरह की जो कौशल है, चाहे वो भाषा के संदर्भ में है, वो चाहे वो तकनीकी कौशल है या फिर उसमें सौंदर्यात्मकता है, हर चीज़ जो है वो उससे क्या हो रही है, विकसित होती है। तो ये है आपका डिजिटल स्टोरी टेलिंग। ठीक है, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको एलएमएस और कहते हैं, जैसे मूडल या गूगल क्लासरूम का उपयोग करने का मुख्य प्रशासनिक और शैक्षणिक लाभ क्या है। तो अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है और मूडल या गूगल क्लासरूम है, इनका उपयोग करने के लाभ क्या हैं भाई। ठीक है, तो इसमें आप सिंपली यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में देखिए, तो यहाँ पर आपने ये ध्यान रख लेना है कि जो आपका एलएमएस है, ये क्या है, एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो क्लासरूम के बाहर भी क्या करता है, बाहर भी पढ़ाई को जारी रखता है। और साथ साथ आप देखेंगे कि शिक्षक जो है कभी भी इसमें नोट्स अपलोड कर सकता है, टेस्ट ले सकता है और छात्र अपना कामकाज जो है जमा करके उसमें क्या करता है, तुरंत ही एक फीडबैक भी जो है वो प्राप्त कर सकता है, जिसको हम डिजिटल फीडबैक भी कहते हैं। तो ये एलएमएस में सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको 56 क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा एलएमएस जैसे मूडल और जो गूगल क्लासरूम है इनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हिंदी शिक्षण में आभासी वास्तविकता, जिसको हम वर्चुअल रियलिटी यानी कि वीआर कहते हैं, उसके प्रयोग की सबसे बड़ी सीमा क्या मानी जाती है। ठीक है, तो यहां पर ये बोल रहा है कि आभासी वास्तविकता। ठीक है, आभासी वास्तविकता से आप क्या समझेंगे, वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, तो इसमें यहां पर आपको ध्यान रख लेना है कि इसकी सीमा बोली गई है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हर विद्यालय में इसकी सुलभता न होना। ठीक है, तो हर जगह तो वीआर नहीं मिलेगा, वर्चुअल रियलिटी है ना, या आभासी वास्तविकता जो है वो नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो आपका ये वीआर है, देखिए इसमें क्या है, अत्यधिक उच्च लागत रहती है, ये एक विशिष्ट हार्डवेयर है या जिसको हम वीआर हेडसेट कहते हैं, उसकी आवश्यकता रहती है और हर एक जो विद्यालय है वो इसको नहीं ईजिली जो है एक्सेस कर पाता है ना। तो इसलिए ये बोला गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा कि हर विद्यालय में इसकी सुलभता नहीं होती। ये इसका क्या है, एक सीमा है, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि दोष भी हो सकता है। ठीक है, यद्यपि इसमें आप ध्यान ये रखें कि जो आपका वीआर इतिहास या साहित्य के दृश्यों को जीवंत करने के लिए जो है एक ये क्या है, एक बेस्ट तकनीक मानी जाती है। ठीक है, जैसे किसी ऐतिहासिक महल का हमने क्या कर दिया, 3D अनुभव दे दिया, तो अब ये 3D जो चीज़ें हैं ये कहाँ ही पहुँच पाएंगी आम जनमानस के पास। ठीक है, आज के समय में या गांव ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, तो इसलिए बोला गया कि ये सुलभ नहीं है ना। तो वीआर से क्या कर सकते हैं, आप ऐसे उसको 3D अनुभव दे सकते हैं। लेकिन भारत के संदर्भ में अगर हम इसको देखें तो ज़्यादा लागत है ना, और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स है या बुनियादी जो ढांचा है उसकी कमी जो है, ये क्या है, आप देखते हैं कि इसकी व्यवहारिक जो सीमा को क्या कर देता है, कम कर देता है। ये इसमें रहेगा, इसके लिमिटेशंस। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण के शिक्षण के लिए बनाए गए एनिमेटेड वीडियो का मनोवैज्ञानिक लाभ क्या है। ठीक है, तो व्याकरण शिक्षण के लिए बनाया गया एनिमेटेड वीडियो का मनोवैज्ञानिक लाभ यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि ये अमूर्त और कठिन जो व्याकरणिक नियमों हैं उनको दृश्य श्रव्य दृश्यों के माध्यम से क्या करता है, मूर्त, सुबोध और स्थायी बनाते हैं जो एनिमेटेड वीडियो हैं। ठीक है, छात्रों का ध्यान भी नहीं भटकाएंगे, तो एनिमेशन से तो ज़्यादा चीज़ें समझ आती है जब हम किसी चीज़ को देखते हैं। तो ये तो यहाँ पर गलत हो गया कि ये भटकाते हैं, तो भटकाएंगे नहीं बल्कि और एक्साइटिंग बनाएंगे ये। ठीक है, सुबोध बनाएंगे, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। केवल छोटे बच्चों के मनोरंजन के लिए, बड़ों के लिए इनकी ये भी नहीं होगा, इनके समय बहुत ही बर्बाद नहीं होगी, समय की बर्बादी से भाई उल्टा समय बच भी जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, एनिमेटेड वीडियोस का मनोवैज्ञानिक लाभ। इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखें कि ये जो भी होते हैं क्या रहते हैं आपके, जो अमूर्त और कठिन व्याकरणिक नियम है, जैसे संधि है, समास है, उसकी प्रक्रिया क्या है। ठीक है, इनको ये कह रहा है कि जो दृश्य श्रव्य माध्यम है या इससे क्या करता है, बहुत सरल उसको जो है वो बना देता है। ये हो जाएगा इसका 58 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही तरीके से आपका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिंदी में वर्तनी संशोधक, जिसको हम स्पेल चेकर भी कहते हैं, आपने देखा होगा कई बार स्पेल चेकर रहता है, सॉफ्टवेयर का उपयोग करते समय छात्रों को किस बात के प्रति सचेत किया जाना चाहिए? जब हम वर्तनी संशोधक यानी कि स्पेल चेकर की सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे होते हैं तो छात्रों को हमें किस बात के प्रति सचेत करना चाहिए? तो यहाँ पर ये देखिए, सॉफ्टवेयर 100% त्रुटिहीन नहीं होते, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। बाकी चीज़ें तो ठीक है कि सॉफ्टवेयर कभी गलतियाँ नहीं पकड़ सकता, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा ऑलरेडी। ये इसके बाद उन्हें स्वयं व्याकरण पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। कि वे उनके कंप्यूटर को ख़राब कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, स्पेल चेकर कभी कंप्यूटर ख़राब नहीं करता। लेकिन यहाँ पर ये जो पहली लाइन है ये अपने आप में कंट्रोवर्शियल है कि सॉफ्टवेयर 100% त्रुटिहीन नहीं होते। सॉफ्टवेयर जो है वो 100% त्रुटिहीन नहीं होते, ये बिल्कुल गलत बात यहाँ पर हो जाएगी। इसके प्रति ही जो है वो सचेत करना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि कई बार जो है संदर्भ के अनुसार सही शब्द को ही क्या कर देता है, गलत बता देता है आपका सॉफ्टवेयर। आपने देखा होगा कंप्यूटर में आप जब कई बार लिखते हैं ना तो उसके नीचे रेड लाइन आ जाती है, हालांकि आपने ठीक लिखा है पर आप में सस्पेंस आ जाता है, तो इसलिए बोला गया कि ये 100% त्रुटिहीन नहीं है ना। तो स्पेल चेकर केवल और केवल आप अपना जो डेटाबेस है उसके आधार पर ही काम करता है, जिस तरीके का उसमें डेटा पहले डला हुआ है, ठीक है। चाहे अगर हम व्याकरणिक संदर्भ या व्याकरणिक जो कॉन्टेक्स्ट की बात करें या फिर कुछ और चीज़ें हैं, है ना, तो जैसे मान लीजिए कहीं पर दिन को इस प्रकार न लिख कर उसमें ऐसे लिख दिया गया है, ठीक है, तो वो कंप्यूटर तो ऐसे ही देगा ना, इसको नहीं देगा। अब इसके लिए समझने के लिए एक बहुत खूबसूरत चीज़ है ये वाला शब्द। आप देखते हैं बहुत सारे सिस्टम में जो है ये वाली वर्तनी है ही नहीं, है ना, ये वाली वर्तनी मिलती ही नहीं। हालांकि एक्चुअल में तो ये है, लेकिन अधिकतर कंप्यूटरों में आप ये देखते हैं। तो इसलिए बोला गया कि स्पेल चेकर क्या है, ये अपने डेटाबेस के आधार पर ही काम कर रहा है और इसमें कुछ नहीं है, इसलिए ये 100% त्रुटिहीन नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर ए ही ज़्यादा सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण में सिंक्रोनस और असिंक्रोनस ऑनलाइन लर्निंग में मुख्य अंतर जो है वो क्या है, अब आपको ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए, आपको जो सिंक्रोनस और असिंक्रोनस है ये क्या है, इसको आपने जानना है। तो इसमें आपको सिंपल से अंतर बताया गया है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। अंतर तो है इसमें, सिंक्रोनस में इंटरनेट की जरूरत है, दूसरे में नहीं होती है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। सिंक्रोनस अंग्रेजी के लिए, असिंक्रोनस हिंदी के लिए, ऐसा भी नहीं है। देखिए, सिंक्रोनस लर्निंग लाइव क्लास के दौरान होती है, या इसको हम कहते हैं जो वास्तविक समय है, हिंदी में अगर आप इसको लिखेंगे वास्तविक समय में होती है सिंक्रोनस लर्निंग। और जहाँ पर शिक्षक और छात्र जो है वो एक साथ जुड़े होते हैं, लाइव क्लास में जैसे होता है ना कि लाइव चल रही है क्लास, तो शिक्षक भी है, छात्र भी हैं, बच्चे जो है वो पूछ भी रहे हैं और उसका जवाब उनको इंस्टेंट भी मिल रहा है, तो वो हो जाएगी आपकी सिंक्रोनस लर्निंग। जबकि असिंक्रोनस लर्निंग में क्या हो जाएगा, इसमें छात्र अपनी सुविधा के अनुसार जो रिकॉर्ड की गई सामग्री है उससे ही सीखता है, उसी को ही पढ़ता है, ठीक है। तो जो लाइव है देखिए, वो जूम जैसे गूगल मीट हो गया, है ना, ये किसके उदाहरण हैं, सिंक्रोनस के उदाहरण हैं, जिसमें रियल टाइम इंटरेक्शन रहती है। ये आपको प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि लाइव जूम या फिर आपका गूगल मीट क्लास जो है ये किसके उदाहरण हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे ये सिंक्रोनस का उदाहरण हो जाएगा, जिसमें जो टीचर भी है और स्टूडेंट भी है ना, लाइव जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर इसके विपरीत अगर हम देखें कि जो आपका पहले से रिकॉर्ड की गई कोई वीडियो है उसको हम यूट्यूब में डाल रहे हैं, जैसे आप इस क्लास को देख रहे हैं, ठीक है, या कोई ब्लॉग पोस्ट है, वो क्या है, वो सिंक्रोनस का असिंक्रोनस का उदाहरण हो जाएगा, जहां पर लाइव बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है। अब आप जो है इस क्लास को देख रहे हैं लेकिन मैं आपके सामने उस वक्त नहीं हूं, ठीक है, सिर्फ मेरी आवाज़ है। आप उसी टाइम मुझसे कुछ पूछना चाहें तो वो मैं अभी नहीं देख पाऊंगा या सुन पाऊंगा उस चीज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पर सिंक्रोनस असिंक्रोनस, ये इसमें अंतर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। एक लाइव है, दूसरी रिकॉर्डेड सामग्री से छात्र जो है वो पढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, एक पीजीटी हिंदी शिक्षक छात्रों को ब्लॉग लेखन सिखाना चाहता है, इसका मुख्य भाषाई और सामाजिक लाभ क्या होगा। अब एक ब्लॉग लिखाना चाह रहा है, ठीक है, ब्लॉग लेखन सिखा रहा है बच्चों को, तो ये बोल रहा है कि इसका लाभ क्या है। आज के समय में भी तो लाभ ही लाभ है वैसे देखा जाए तो यहाँ पर इसमें भाषाई तौर पर देखें तो क्या है, छात्रों को बहुत सारा पैसा कमाने का मौका मिलेगा, तो ऐसा नहीं है वैसे फिलहाल। आगे बढ़ते हैं,
इससे उनकी अभिव्यक्ति में जिम्मेदारी और प्रामाणिकता आती है। ये बात काफ़ी हद तक सही है। ये कैसे इसको आगे बढ़ेंगे, पहले बाकियों को देख लीजिए। ब्लॉग केवल कंप्यूटर की तकनीकी कमियां दूर करने के लिए लिखे जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। ब्लॉग तो किसी भी चीज़ पर लिखा जा सकता है, कंप्यूटर की तकनीक के लिए थोड़ी लिखा जाता है। इसमें छात्रों की हैंडराइटिंग में सुधार होता है, तो इससे छात्रों की हैंडराइटिंग में कोई सुधार नहीं होगा। कुछ लोग तो टाइप करेंगे, कुछ और करेंगे, है ना। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो बचा आपके पास बी ऑप्शन ही। इसमें ये क्या बोल रहा है कि छात्र जो है क्या करता है, ठीक है, उसकी अभिव्यक्ति में जिम्मेदारी और प्रामाणिकता कैसे आएगी। तो जो स्टूडेंट है वो एक वास्तविक, या यूं कहें कि एक जो रियल ऑडियंस है ना, या फिर जो व्यापक वैश्विक पाठक वर्ग है। ऐसा नहीं है कि ब्लॉग को सिर्फ स्थान विशेष के ही लोग देखेंगे। वो तो जैसे आप कहीं पर उसको पोस्ट करेंगे तो वो तो सभी लोगों के लिए हो गया, सार्वजनिक हो गया ना। तो इसलिए बोला गया कि जो स्टूडेंट है वो क्या करता है, एक वास्तविक और व्यापक जो या जो वैश्विक पाठ वर्ग के लिए लिखना सीखता है उसमें, ठीक है। अब जब सारे लोग उसमें पढ़ रहे हैं उसको, तो उस वक्त जो है उसकी जिम्मेदारी और उसकी अभिव्यक्ति, है ना, वो दोनों क्या होनी चाहिए, प्रामाणिक होनी चाहिए। ये बात यहाँ पर आप ध्यान में रख लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 61 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही हो जाएगा, कि अभिव्यक्ति में जिम्मेदारी और प्रामाणिकता, ये दो चीज़ें जो हैं ये काम की हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर सूचना साक्षरता, जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन लिटरेसी। इसका भाषा शिक्षण में क्या महत्व है। तो देखिए, जो आपका सूचना साक्षरता यानी कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी को बोला गया है कि इसमें भाषा शिक्षण में इसका क्या महत्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी है। देखिए, इंटरनेट पर मौजूद असीमित भाषाई और साहित्यिक सामग्री में सही, प्रामाणिक, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी को खोजने, उसका मूल्यांकन करने और नैतिक उपयोग करने की क्षमता राइट आंसर इसमें हो जाएगा। जो हमारा इंफॉर्मेशन लिटरेसी रहती है, ये है इसका भाषा शिक्षण में महत्व, ठीक है। तो इंटरनेट पर आप देखते हैं कि बहुत सारा कचरा या फेक न्यूज़ जो है वो अवेलेबल रहती है। तो एक छात्र में ये क्षमता होनी चाहिए कि वो ये पहचान सके कि कौन सा लेख जो है वह प्रामाणिक शोध पर आधारित है और कौन सा जो है वो पक्षपातपूर्ण यानी कि वाइज्ड है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों को आपको जानना है। इसको ही हम क्या कहेंगे, इसे ही सूचना साक्षरता कहते हैं या इंफॉर्मेशन लिटरेसी कहते हैं। कि हमारे सामने इतनी ज़्यादा जो है न्यूज़ हैं, है ना, इतने ज़्यादा जो है हमारे पास माध्यम हैं आज के समय में न्यूज़ के, तो हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ जो है वो सही है, कौन सी गलत है। ये है सूचना साक्षरता, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे साहित्यिक ग्रुप्स, ब्लॉग्स का हिंदी शिक्षण में उपयोग करते समय नेटिकेट का क्या अर्थ होता है। अब ये आपको ध्यान रख लेना है कि नेटिकेट से क्या अभिप्राय है। तो इसमें आपको सिंपल सा याद रख लेना है कि ऑनलाइन जो आपका संवाद है उसके दौरान भाषाई मर्यादा बनाए रखने की जो नियम है वो कहलाता है नेटिकेट। ये प्रश्न आपको उल्टा करके भी पूछा जा सकता है कि ऑनलाइन संवाद के दौरान भाषाई मर्यादा बनाए रखने के नियम जो हैं वो क्या कहलाते हैं। तो ये याद रख लेना है, ये हो जाएगा आपका नेटिकेट्स, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो हमारी ऑनलाइन संवाद हैं, जैसे चर्चा के दौरान शिष्टता हमें दिखानी पड़ेगी, शालीनता दिखानी पड़ेगी, जो दूसरों के विचार है उसके प्रति जो है सम्मान दिखाना पड़ेगा। ये है आपका भाषाई मर्यादा बनाए रखने के नियम, ठीक है। नेटिकेट बोले तो नेटवर्क के एटिकेट यानी कि शिष्टाचार जिसको हम कहते हैं, ऐसे करके आप इसको याद रखें कि जिसमें हम दूसरों की चीज़ों को, दूसरों की भावनाओं को भी समझें, ठीक है। तो डिजिटल माध्यमों पर आप देख रहे हैं कि जो साहित्यिक विमर्श करते समय कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग ना करना, है ना, साहित्यिक चोरी ना करना, ठीक है, और जिसको प्लेजरिज्म वगैरह भी हम कहते हैं। अगर हम किसी की समीक्षा भी कर रहे हैं या आलोचना कर रहे हैं तो वो कैसी होनी चाहिए, वो हेल्दी होनी चाहिए, हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है किस में आती हैं, नेटिकेट के अंतर्गत आती हैं और भाषा शिक्षक के छात्रों को ये सिखाना चाहिए, है ना, नेटिकेट। ये आप यहाँ पर ध्यान में रखें, ठीक है। नेटवर्क प्लस एटिकेट ऐसे करके इसको आप ध्यान में रख लीजिए, बन गया नेटिकेट। NEP 2020, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि इसके आलोक में भाषा कक्षाओं में डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए एक शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए, ठीक है। NEP 2020 के आलोक में बोला गया है कि एक जो भाषा, एक शिक्षक जो है उसको क्या रणनीति अपनानी चाहिए डिजिटल डिवाइड के लिए। तो यहाँ पर बोला गया है, देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के संसाधनों का इस प्रकार नियोजन करना कि जिन छात्रों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है वे भी स्कूल की
आईसीटी लैब या पेन ड्राइव या प्रिंटेड सामग्री के माध्यम से समान अवसर पा सकें। कि भाई अगर नेट की सुविधा किसी के पास नहीं है तो वो इस तरीके की चीज़ें अपने पास प्राप्त कर सकें, ऐसे कुछ उनको अवसर मिलने चाहिए, है ना। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसको यहाँ पर ध्यान रखें। डिजिटल डिवाइड का अर्थ है अमीर और गरीब छात्रों के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके बीच तकनीकी सुलभता का अंतर, ये है आपका डिजिटल डिवाइड, है ना। तो एक के पास नेट है, दूसरे के पास नहीं है, तो उसको क्या कर दिया, पेन ड्राइव के जरिए या फिर कुछ प्रिंटेड सामग्री दे दी, वैसे करके जो है वो क्या हो गया, एक समावेशी शिक्षक के रूप में जो है ये सुनिश्चित करना जरूरी हो जाता है कि तकनीक के कारण कोई भी छात्र जो है वो पीछे ना रहे, ठीक है। और इसके लिए जो है हाइब्रिड और जो आपकी जिसको लचीले तरीके हैं, है ना, उनका उपयोग किया जाता है इसमें। ये हो गया आपका डिजिटल डिवाइड। इसको आप थोड़ा सा अच्छे से याद अपने तरीके से भी रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ध्वनि विज्ञान फोनोलॉजी के शिक्षण में न्यूनतम युग्म मिनिमल जो पेयर्स है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान में रख लेना है। ये होता है आपका दो ऐसे शब्दों के माध्यम से सूक्ष्म ध्वनि अंतर स्पष्ट करने के लिए जो केवल एक ही स्वनिम का अर्थ क्या करते हैं, अलग अर्थ रखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये बोला गया है। जैसे इसमें आप देखेंगे जैसे खाना है, गाना है, या दिन है, दिन को दीन कर दिया, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर याद रखना है आपको। ये हो गया दो शब्दों के माध्यम से सूक्ष्म जो ध्वनि अंतर रहते हैं, ठीक है। तो न्यूनतम युग्म जैसे आपका उच्चारण और श्रवण दोष को दूर करने का ये बेहतरीन उपकरण माना जाता है जो मिनिमल पेयर्स है आपके, ठीक है। जैसे मान लीजिए फल लिखना हो, अब किसी को जो है पल सुनाई दे गया तो गड़बड़ हो जाएगी ना, तो इसके बीच के अंतर को समझाता है ये आपका न्यूनतम युग्म, ठीक है। तो आप सिंपली याद रखें कि भाषा के शुद्ध उच्चारण और अर्थ भेद ग्रहण को ये जो है वो क्या कर पाता है, अर्थ भेद को ये ग्रहण कर पाता है। ये हो जाएगा आपका 66 क्वेश्चन। अगला प्रश्न है अर्थ विज्ञान। अर्थ विज्ञान से बोला गया है, देखिए इसके अंतर्गत अतिव्याप्तीकरण यानी कि ओवर जनरलाइजेशन का भाषाई उदाहरण क्या है, ठीक है। अतिव्याप्तीकरण में भाषाई उदाहरण क्या है, तो इसमें आपको ध्यान में रख लेना है कि जो बच्चे द्वारा सीखा गया नियम है वो कहीं भी लागू कर लेना, ये क्या हो जाता है, अतिव्याप्तीकरण। भाई किसी चीज़ को क्या कर दिया, अति कर दी उसकी। आपने देखा होगा जब बच्चा शुरू शुरू में हो रहा होता तो वो कई जगह जो है वो जैसे उसने चाय पीना नहीं बोलेगा, वो खाना बोलेगा, उसको पता है कि खा ही रहे हैं तो खाना ही हो जाएगा, है ना। इस तरीके की उसने सीखा भाई कि यहाँ पर एक ऐसा नियम लागू हो रहा है कि मुझे बोलना चाहिए, तो वो बोल देता है। तो यहाँ पर आप सिंपली इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब कोई एक बच्चा नया नियम सीखता है और उसे उन जगहों पर भी लागू कर देता है जहाँ पर वो लागू नहीं होते, जैसे खाया पिया, ऐसे जो मैंने उदाहरण दिया आपको, है ना। तो जैसे लाया कहना ठीक है कहीं पर, तो वहाँ पर उसने बोल दिया कि जाया, है ना, कहीं बोल दिया उसने गया, तो वो क्या हो जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। ये है आपका ओवर जनरलाइजेशन, जिसमें ये रहता है कि जो बच्चा है ये भाषा के नियमों को सक्रिय रूप से तो समझ रहा है पर अपने दिमाग में एक पैटर्न बना रहा है ना। तो ये चीज़ है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो ये हो गया आपका 67वां क्वेश्चन। ये देखिए हिंदी गद्य शिक्षण की समीक्षा विधि यानी कि रिव्यू मेथड, ठीक है। रिव्यू मेथड उच्च माध्यमिक यानी कि पीजीटी स्तर पर क्यों अनिवार्य मानी जाती है, ठीक है। तो समीक्षा विधि क्यों जो है ये अनिवार्य है पीजीटी स्तर पर, क्योंकि ये छात्रों को आलोचनात्मक परीक्षा करने के योग्य बनाती है। ये बात महत्वपूर्ण है, छात्रों को बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है, तो ये तो गड़बड़ है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यह विधि छात्रों को आलोचनात्मक परीक्षा करने के योग्य बनाती है, ठीक है। जो पीजीटी स्तर पर के छात्र हैं देखिए वो केवल कहानी का कथानक जानने के लिए नहीं पढ़ता, बल्कि उसमें आप देखेंगे कि जो समीक्षा विधि में उसमें उच्च स्तरीय जो बौद्धिक क्षमता है उसका विकास होता है, जिससे वो साहित्य को समाज और जो आप देखेंगे कि कला के चश्मे से परखता है कि भाई कौन सी चीज़ जो है वो सही है ना, इस चीज़ को सीखता है वो यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ये क्या रहेगा, छात्रों को किसी भी साहित्यिक कृति के गुण दोषों, उसमें शैली, उसमें छंद, रस, अलंकार, कुछ भी जो है ये सारी चीज़ें हैं ना, उसके जो लेखक का जीवन दर्शन है ना, उसकी स्वतंत्र रूप से ये क्या करेगा, आलोचनात्मक परीक्षा जिसको हम कहते हैं कि क्रिटिकल एनालिसिस करने के योग्य बनाती है आपकी रिव्यू मेथड या समीक्षा विधि,
ठीक है। अगला प्रश्न है, पद्य शिक्षण में भाष्य विधि यानी कि भाष्य मेथड को व्यास विधि का ही एक उन्नत रूप माना गया है। इसमें मुख्य रूप से क्या किया जाता है? तो इसमें आपको सिंपल सा याद रख लेना है कि उसमें मुख्य रूप से क्या हो रहा है। जो भाष्य मेथड में शिक्षक जो है वो क्या करता है, कविता के दार्शनिक और सामाजिक धार्मिक पक्षों पर गहन टीकाएं प्रस्तुत करता है तथा प्रकांड विद्वानों के मतों की वो समीक्षा करता है। यानी यहाँ पर लिखा है, देखिए भाष्य, तो भाष्यकार हुए हैं, ठीक है। जैसे भाष्यकारों को आप सिंपल ये कह सकते हैं कि जिसने कोई मान लीजिए पहले कोई एक कृति रच ली, उस कृति पर जो है वो क्या कर दिया, प्रकांड विद्वानों ने अपनी टीकाएं यानी कि उसकी व्याख्याएं प्रस्तुत की, ये है। तो यही है आपकी भाष्य विधि, इसको आप ऐसे याद रखें। जो साहित्य के विद्यार्थी हैं वो इस चीज़ को जानते हैं, ठीक है। भाष्य विधि क्या मानी जाती है, ये खासकर जो आपकी हायर क्लासेस हैं या उच्च कक्षाएं हैं, जैसे विश्वविद्यालय हो गया या फिर आपका महाविद्यालय हो गया, स्नातकोत्तर स्तर के, इनके लिए ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। इसको आप ध्यान में रखें। तो इसमें कविता के केवल सिर्फ आप देखेंगे कि सिंपल व्याख्या नहीं की जाएगी, बल्कि उसमें जो अंतर्निहित गहरी जो उसमें गहरे जो दर्शन हैं उनको भी क्या किया जाएगा, उनको भी बाहर निकालने की कोशिश जो है वो की जाती है। यानी कि जिसमें आप देखते हैं कि भावार्थ आप कई बार पढ़ते हैं ना, कि मूल बात क्या है, मूल दर्शन क्या है, भाई उस चीज़ को समझना है सही मायने में, ठीक है। ये चीज़ है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए 17वां प्रश्न, नाटक शिक्षण की व्याख्या विधि यानी कि एक्सप्लेनेशन मेथड की सबसे बड़ी शैक्षणिक आलोचना क्या है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर बोला गया है नाटक शिक्षण की व्याख्या विधि की। तो सबसे बड़ी आलोचना तो यही है कि ये नाटक को केवल एक शुष्क गद्य पाठ में बदल देती है। ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, अगर आपने थोड़ा सा इसमें ध्यान दिया होता तो आपके लिए ये बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाना था। तो यह बहुत खर्चीली विधि नहीं है, बिल्कुल कम विधि है व्याख्या विधि, आप सभी लोग जानते हैं, जो हमने पीछे भी पढ़ा था। इसमें बहुत अधिक समय नष्ट होता है, ये इसमें नहीं होगा। वैसे ये आलोचना इससे नहीं होगी। यह विधि केवल और केवल व्याकरण पढ़ाने के लिए बनी है, ऐसा तो बिल्कुल होगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा कि नाटक को केवल एक शुष्क और गद्य पाठ में ये बदल देती है। तो ऐसा नहीं है, नाटक जो है ये रंगमंच के लिए होता है, नाटक का सृजन, है ना। तो अगर शिक्षक जो है वो क्या करेगा, कक्षा में बैठकर ही केवल गद्य की तरह आप देखेंगे कि उसके अर्थ और कठिन शब्दों की व्याख्या ही करता रहेगा, तो जो नाटक का जो दृश्य है और जो उसका श्रव्य वाला एक पक्ष आता है ना, जो आनंद है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि व्याख्या विधि जो है वो ये सबसे बड़ी इसकी आलोचना है कि ये गद्य पाठ में उसको बदल देगी शुष्क में, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना है आपको। नाटक का मूल तत्व क्या माना जाता है, अभिनय माना गया है ना, और प्राण तत्व भी है वो एक तरीके से इसका, है ना। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है 71वां प्रश्न, देखिए व्याकरण शिक्षण की आगमन निगमन विधि इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है। तो ये हमने पीछे भी पढ़ा था, आगमन और निगमन जो विधियाँ रही हैं इसके बारे में कि ये सर्वश्रेष्ठ क्यों है जब हम व्याकरण को पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। इसमें आपको ध्यान ये रख लेना है क्योंकि यह मनोवैज्ञानिक और तार्किक पक्ष को परिपुष्ट करती है। अब कैसे करती है, देखिए पहले जो है आगमन विधि द्वारा क्या करता है, छात्रों को उदाहरणों से नियम की खोज की जाती है, ठीक है, जो कि उसके मनोवैज्ञानिक पक्ष में आ जाता है, ठीक है। छात्रों को उदाहरणों से नियम खोज कराना, ये हो गया मनोवैज्ञानिक पक्ष, ठीक है। और तार्किक पक्ष में क्या होता है, निगमन विधि द्वारा जो है उसी नियम का अलग अलग उदाहरणों में अभ्यास करा के जो है उसको पुष्ट किया जाता है। तो ये बोला गया इसीलिए कि ये मनोवैज्ञानिक और जो तार्किक पक्ष को परिपुष्ट करती हैं, ये दोनों ही विधियां ये व्याकरण में आवश्यक मानी गई हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर शब्दावली विकास के संदर्भ में सक्रिय शब्दावली, जिसको एक्टिव वोकैबुलरी भी हम कहते हैं, और निष्क्रिय शब्दावली में क्या अंतर है, यहाँ पर ये बात बोली गई है। तो इसमें आप शब्द प्रश्न से ही समझ जाएंगे। देखिए सक्रिय शब्दावली वे शब्द हैं जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में बोलने और सीखने में बार बार करते रहते हैं, तो एक्टिव है, यानी कि लगातार उनका प्रयोग हो रहा है। लेकिन निष्क्रिय शब्दावली क्या है, ऐसे शब्द जिन्हें हम सुन या पढ़ या समझ सकते हैं, लेकिन इनका प्रयोग सामान्यतः हम नहीं करते हैं। तो ये आ जाती है आपकी निष्क्रिय शब्दावली। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप जो है इजीली इसको समझ जाएंगे। आई होप आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है। गहन पठन यानी कि जिसको हमने कहा था इंटेंसिव रीडिंग, देखिए जो पिछले कल भी हमने इसमें पढ़ा था इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इंटेंसिव रीडिंग के दौरान शिक्षक छात्रों से किस प्रकार की मानसिक गतिविधि की अपेक्षा करता है। तो यहाँ पर देखिए पाठ के हर पहलू को अत्यंत बारीकी से विश्लेषण करना इसमें रहता है। ये है आपका जो इंटेंसिव रीडिंग है।
ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि जो पाठ का प्रत्येक जैसे उसकी वाक्य संरचना कैसी है, उसकी व्याकरणिक कोटियाँ क्या रही हैं, उसमें व्यंग्यार्थ क्या छुपा हुआ है, प्रतीक क्या है, बिंब क्या है ना। ये सारी बातें जो हैं इनको अगर बारीकी से देखा जाए तो वो गहन पठन पाठन में आता है। जबकि दूसरी तरफ आप देखें कि जो आपका व्यापक पाठन है, जिसका प्रश्न भी आगे बताया गया है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये यहाँ से ही आपको समझ आ जाएगा कि इसमें जो है अपनी पसंद की भाषा सामग्री को जो है आनंद के लिए पढ़ना या सामान्य समझ को विकसित करने के लिए भाषा के प्रति जो रुचि है, ठीक है, उसको जगाना, वो रहता है आपका व्यापक पठन, जिसको हम एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। ये दोनों ही प्रश्न आपके एक बार फिर से हो गए, हालांकि इससे पहले भी हमने इनको पढ़ लिया था। अब आता है यहाँ पर नियंत्रित लेखन। इससे मुक्त लेखन की ओर बढ़ने का सही शैक्षणिक अर्थ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न बोला गया है जो आपका कि भाई लेखन कौशल के अंतर्गत नियंत्रित लेखन से मुक्त लेखन की ओर बढ़ने की सही शैक्षणिक अर्थ क्या होता है। तो इसमें आपको ध्यान रख लेना है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर लिखा हुआ देखिए कि आरंभिक चरणों में छात्रों को ढांचे, संकेत या वाक्य शुरुआत, जिसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं, उसको देकर लिखना सिखाना और धीरे धीरे उन्हें अपने मौलिक विचारों को बिना किसी बाहरी प्रतिबंध के स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की छूट देता है। ये है नियंत्रित लेखन से मुक्त लेखन की ओर बढ़ना। नियंत्रित क्यों हो गया आप पहले देखिए, क्योंकि शुरुआत में बच्चे को एकदम से लिखना तो नहीं आएगा ना, तो उसके लिए क्या दिया जाएगा, पहले कुछ जो है संकेत वाक्य दे दिए जाएंगे, ठीक है, जिसको स्कैफोल्डिंग भी कहेंगे, है ना। एक ढांचा दे दिया जाएगा कि इनको लिखिए। तभी आप देखते हैं कि 9वीं 10वीं या 7वीं 8वीं के बच्चों को अगर कोई निबंध लिखने को दी जा रहा है तो पहले उसमें आप देखते हैं कि जो मेन हेडिंग्स जो उसमें दिए रहते हैं कि बच्चों इन टॉपिक्स पर लिखना है आपने। जैसे विद्यार्थी और राजनीति लिखना है तो पहले विद्यार्थी के बारे में लिखिए, फिर राजनीति के बारे में लिखिए, फिर निष्कर्ष, ऐसे दिया रहता है ना संकेत कि इन संकेतों के माध्यम से लिखें, ठीक है। अब जब बाद में आप देखें बड़ी क्लासों में तो वहां पर आपको इस तरीके का कोई संकेत नहीं रहेगा, वो स्वतंत्र लेखन वो खुद कर सकता है, मुक्त लेखन, नियंत्रित से स्वतंत्र, जिसको मुक्त लेखन यानी कि फ्री राइटिंग कह रहे हैं। तो ये चीज हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है यहां पर एक पीजीटी शिक्षक अपनी पाठ योजना में उद्देश्य कथन यानी कि स्टेटमेंट ऑफ एम का उच्चारण कब और क्यों करता है। तो यहां पर आपको याद रख लेना है वो प्रस्तावना प्रश्नों के बाद, ताकि छात्रों का ध्यान केंद्रित हो सके। उद्देश्य कथन यानी कि स्टेटमेंट ऑफ एम का उच्चारण ये उस वक्त जो है वो करता है, ठीक है। तो पाठ की समाप्ति पर तो नहीं करेगा, है ना, छात्रों को धन्यवाद देने के लिए नहीं करेगा, और साथ ही साथ जो है कक्षा में प्रवेश करते ही सब कुछ करते बिना कुछ बोले, ऐसा भी नहीं है। तो जब प्रस्तावना का अंतिम जो समस्यात्मक प्रश्न रहता है, देखिए जो हमने पिछले क्लास में या पिछली जो मॉक टेस्ट रहा है उसमें हमने पढ़ा था, ठीक है, कि वो एक लास्ट में क्या छोड़ता है, एक प्रश्न रहेगा जिसमें बच्चे फंस जाते हैं फिर उसका उत्तर देने के लिए, है ना। तो एक समस्यात्मक प्रश्न जो है वो क्या रहता है, प्रस्तावना का अंतिम रहता है। तब शिक्षक कहता है कि जैसे बोलेगा कि बच्चों आज हम महाकवि कबीर सूर कोई भी हो सकता है उसकी प्रसिद्ध कविता या उसका अध्ययन करेंगे, है ना, और इसे ही हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कथन कहते हैं, ठीक है। और एक सही दिशा प्रदान करता है ये क्लासरूम के लिए, और छात्र जो है फिर उसी टॉपिक की ओर अपना ध्यान अट्रैक्ट कर लेते हैं या ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, ठीक है। फिर आता है मानदंड संदर्भित परीक्षण, जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, और दूसरा है मानक संदर्भित परीक्षण, ठीक है, यानी कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जिसमें आता है। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें बोल रहा है कि मानदंड संदर्भित परीक्षण और मानक संदर्भित परीक्षण, इसमें अंतर क्या है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा ध्यान रख लेना है कि जो आपका मानदंड संदर्भित परीक्षण है, देखिए इसमें छात्र के प्रदर्शन की तुलना पहले से तय निश्चित जो मानदंड हैं उनसे होती है, ठीक है। तो छात्रों की तुलना किससे होगी कि जो पहले से निश्चित मानदंड हैं, या जिसको हम कट ऑफ कहते हैं, तो कट ऑफ से किसकी की जाती है, मानदंड संदर्भित परीक्षण की। जैसे मान लीजिए आपका टेट का एग्जाम है, आपको उसमें कितने नंबर लाने पड़ते हैं, 90 नंबर लाने पड़ते हैं, आई थिंक 60 के आसपास है ना, 60%। तो ये चीज़ हो गया यहाँ पर कि वो फिक्स है, अगर इतने आगे तो आप बिल्कुल तय हैं, तो वो फिक्स मानदंड है पहले से ही, है ना, क्राइटेरिया है एक पूरा। अब दूसरा ये क्या कह रहा है कि मानक संदर्भित में क्या होता है कि छात्र के प्रदर्शन की तुलना अन्य छात्रों के सापेक्ष प्रदर्शन से की जाती है, जैसे रैंक वाइज, जिसको हम परसेंटाइल भी कहते हैं। जैसे आप नेट वगैरह में देखते हैं या फिर सीबीएसई के एग्जामों में भी जो 2-3 शिफ्टों में पेपर होते हैं, फिर तो हम देखते हैं कि हर एक बच्चे दूसरे बच्चे से कितना पीछे आगे है,
ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, परसेंटेज नहीं देख रहे हैं, वहाँ पर हम परसेंटाइल देख रहे हैं या उनका रैंक देख रहे हैं। तो ये है आपकी जो मानक संदर्भित परीक्षण। वहाँ पर हमने मानक स्थापित कर दिए कि पहले बच्चे ने 100 में से 60 लाए तो वो 100% के समान है। ठीक है। अब ये परसेंटाइल क्या है, परसेंटेज क्या है, इस पर मैंने यूट्यूब में एक वीडियो अलग से बनाया, अगर आपको समझना है तो उसको देख लीजिएगा कभी खाली समय में। लेकिन यहाँ पर आपको वो ज़्यादा नहीं समझना है, बस इसको मानक और मानदंड संदर्भित परीक्षण, ये दो परीक्षण हैं, इनको आप ध्यान में रखिए। ये इसमें अंतर मैंने आपको बता दिया। मूल्यांकन की विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी का क्या अर्थ होता है, तो ये होता है आपका यहाँ पर सिंपल सा, इसको याद रख लेना है आपको, परिणामों की स्थिरता। ये है मूल्यांकन की विश्वसनीयता। इसमें क्या चीज़ रहती है, देखिए कि यदि एक ही परीक्षा या कोई उत्तर पुस्तिका है, उसको मान लीजिए अलग अलग समय पर अलग अलग परीक्षकों के द्वारा भी जांचा जाए ना, तो भी छात्रों के अंक में जो है कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। ये है मूल्यांकन की विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी। इसमें आप ध्यान में ये रखें कि यदि किसी शिक्षक ने किसी एक निबंध में छात्र को 10 में से मान लीजिए 8 नंबर दिए, अब दूसरे ने क्या कर दिए, दूसरे ने उसको 2 ही नंबर दे दिए, तो वो परीक्षा क्या है, विश्वसनीय नहीं है। इसलिए बोला गया कि जो हमारी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं या एमसीक्यूज टाइप जो है, उसमें ज़्यादा क्या रहती है, विश्वसनीयता रहती है वनस्पत जो हमारे विवरणात्मक रहता है, जो सब्जेक्टिव पेपर रहता है। ठीक है। तो लंबे प्रश्नों में मान लीजिए एक एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगा किसी का लिखने का तरीका, अब दूसरे को वो ठीक लगा, तो एक ने 5 दिया, दूसरे ने 6 दिया, उसका अंतर वहीं पर हो गया। लेकिन एमसीक्यूज है, 2 में से अगर एक ने गलत कर दिया, ठीक है, एक ने सही कर दिया, तो वहाँ पर पता खुद ब खुद उससे लग जाएगा। लेकिन इसके कुछ और भी लूप होल्स हैं, वो किसी और टाइम जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इसको देख लेते हैं। मूल्यांकन की वैधता यानी कि वैलिडिटी का क्या अर्थ रहता है। तो मूल्यांकन की जो वैधता है, इसमें आपको ध्यान रख लेना है, इसकी वैधता है कि जो परीक्षण वास्तव में उसी भाषाई कौशल या उद्देश्य का मापन कर रहा है जिसके मापन के लिए उसे विशेष रूप से तैयार किया गया था। ये है मूल्यांकन की वैधता। उदाहरण के लिए आप देखें कि कोई छात्र जो है वो छात्र के बोलने के जो कौशल है उसकी जांच करना चाहते हैं, लेकिन आप जो है इसके लिए केवल एक लिखित परीक्षा ले लेते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, ये टेस्ट वैध नहीं है, वैलिड नहीं है वो, क्योंकि लिखित परीक्षा से बोलने की क्षमता को हम कैसे ही माप सकते हैं। ये बोला गया कि जो मूल्यांकन की वैधता का अर्थ हो गया सिंपल सा, कि वास्तव में उसी भाषाई कौशल या उद्देश्य का मापन कर रहा है जिसके मापन के लिए उसे विशेष रूप से हमने तैयार किया था, है ना। नेक्स्ट है हिंदी शिक्षण में अनुपूरक पठन सामग्री, जो सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल है, उसका मुख्य उपयोग क्या होना चाहिए। तो इसका मुख्य उपयोग होना चाहिए आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, देखिए, विषय के प्रति व्यापक दृष्टिकोण विकसित करना। ठीक है, ये होना चाहिए आपका जो अनुपूरक पठन सामग्री है। तो जो मुख्य पाठ्य पुस्तक है, देखिए, उसमें जो दिए गए विचारों का विस्तार करना, या यूं कहें आपकी छात्रों में जो स्वतंत्र रूप से पढ़ने की आदत डालना और विषय के प्रति जो है एक व्यापक दृष्टिकोण जो है पैदा करना, ये रहता है जो आपकी अनुपूरक पाठ्य सामग्री होती है। जैसे अनुपूरक पुस्तकें हो गई, जैसे आपकी मुख्य कोई हिंदी की पुस्तक है, उसके साथ लगी हुई कोई और कहानी वाली किताब, ठीक है, तो उसका उद्देश्य है कि छात्रों पर जो पढ़ाई का बोझ बढ़ाना नहीं है, लेकिन उनको किसी परीक्षा के दबाव से जो है वो सहज रूप से साहित्य का एक तरीके से रसास्वादन कराना है उनको, इसलिए उसको भी डाल दिया उसमें साथ में सप्लीमेंट्री के तौर पर कि चलो भाई इसको भी देख लीजिए, है ना। तो ये है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर बहुभाषिकता को भारतीय हिंदी कक्षा में एक बाधा के बजाय एक संसाधन के रूप में क्यों देखा जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर लिखी है कि विभिन्न भाषाओं के छात्र एक दूसरे की भाषाओं के शब्दों और संस्कृतियों से अपनी भाषा को समृद्ध करते हैं तथा संज्ञानात्मक रूप से अधिक लचीले वो बनते हैं। ये बोला गया यहाँ पर कि जो मल्टीलिंगुअलिज्म है, ये है ना, हिंदी कक्षा में एक बाधा नहीं है बल्कि एक संसाधन के रूप में इसको देखा जाता है। ठीक है। तो आधुनिक भाषा विज्ञान ये मानता है कि जो बहुभाषिकता है ये बच्चे के जो मस्तिष्क के विकास, जिसको हम कॉग्निटिव जो फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, ठीक है, उसके लिए क्या है, एक ये वरदान का काम करती है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। और जो आपकी अलग अलग भाषाओं के संदर्भों से आप ध्यान रखें कि हिंदी कक्षा क्या रह जाती है, जीवंत बनती है और समावेशी जो है वो इस आधार पर बनती है। व्याकरण अनुवाद विधि के तहत लक्षित भाषा, जिसको हम टारगेट लैंग्वेज कहते हैं, उसको कैसे सिखाया जाता है। तो यहाँ पर लिखा गया है लक्षित भाषा के व्याकरण के अमूर्त नियमों को रटाकर, यानी कि प्रत्येक जो शब्द हैं, वाक्यांश है, वाक्य का जो मातृभाषा में शाब्दिक अनुवाद करके और व्याकरण के नियमों को इसमें रटाया जाता है। ठीक है,
तो इसमें बोला गया है कि इस विधि में जो आप देखते हैं कि जो हमारी मातृभाषा है वो एक बैसाखी की तरह क्या करती है, इसमें काम करती है। जो हमारे स्टूडेंट हैं वो पहले अपनी भाषा में सोचता है, फिर जो है वो नियमों के अनुसार उनका अनुवाद जो है वो लक्ष्य भाषा में, जैसे हिंदी से अंग्रेजी या फिर आपका हिंदी से संस्कृत है ना, उसमें वो करता है। तो ये एक बनावटी तरीका माना जाता है, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा कि लक्षित भाषा व्याकरण के अमूर्त नियमों को रटाकर। ठीक है, फिर आते हैं डायरेक्ट मेथड। इसका सबसे बड़ा गुण क्या माना जाता है? तो इसका सबसे बड़ा गुण ये माना जाता है कि यह शिक्षार्थी में धारा प्रवाह, ठीक है, तो धारा प्रवाह से हम क्या समझते हैं? धारा प्रवाह अभिव्यक्ति होते हैं, यानी कि फ्लुएंसी, उसकी क्षमता जो है ये अत्यंत स्वाभाविक रूप से विकसित करता है जो हमारी डायरेक्ट मेथड रहता है। इसमें जो है अनुवाद का कोई स्थान नहीं है, ये बात ध्यान रख लेना। प्रत्यक्ष विधि में अनुवाद का स्थान नहीं है। भाषा को उसी के माहौल में ही सीधा प्रयोग करके सीखा जाता है, जिससे छात्र जो है वो बिना किसी झिझक के तेजी से बोलना सीखता है। ये बातें हैं जो इसमें ध्यान रखनी है आपको। डायरेक्ट मेथड। संवादात्मक दृष्टिकोण, कम्युनिकेटिव अप्रोच में त्रुटियों या गलतियों को किस रूप में देखा जाता है? तो अगला प्रश्न है आपको यहाँ पर संवादात्मक दृष्टिकोण से, तो इसमें आपको ध्यान रख लेना है कि भाषा सीखने की एक अत्यंत स्वाभाविक और अनिवार्य प्रक्रिया के हिस्से के रूप में है ये जो आपका संवादात्मक दृष्टिकोण है। ठीक है, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा कि भाषा सीखना क्या है, सीखने की एक स्वाभाविक और जो अनिवार्य प्रक्रिया के हिस्से के रूप में है, जो ये दर्शाती है कि छात्र जो है वो सीखने का प्रयास क्या कर रहा है ना, संवादात्मक। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, पद्य शिक्षण की आस्वादन विधि या रसास्वादन विधि मुख्य रूप से किस मनोवैज्ञानिक अवस्था पर काम करती है? सॉरी, ठीक है, तो आस्वादन या रसास्वादन विधि के बारे में यहाँ पर पूछा गया है इस प्रश्न में। तो इसमें आपको ध्यान रख लेना है कि छात्र की जो संवेगात्मक अनुभूति है, सौंदर्य बोध है और रागात्मक वृत्तियों का ये क्या करता है, परिष्कार करती है, जो आपकी आस्वादन विधि है। यानी कि आप यहाँ पर ये ध्यान में रखें कि जो आपकी कविता है ये बुद्धि का विषय नहीं बल्कि किसका विषय है, हृदय का विषय माना गया है। रसास्वादन तभी हम कर पाएंगे जब हम सहृदय होते हैं, जो हमने रस संप्रदाय में पढ़ा था। अगर आपने उस वक्त अच्छे से ध्यान दिया होगा तो आप इसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है कि छात्र को उस आनंद या उस भावभूमि तक पहुंचाना है जिसका अनुभव स्वयं जो है कवि ने उस रचना को करते समय किया था। इसीलिए बोला गया आस्वादन तो तभी होगा ना जब हम उस भावभूमि तक पहुंचेंगे जिस आनंद में उसने उसको लिखा लेखक ने। ठीक है, गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण यानी कि रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज सोपान के अंतर्गत उद्बोधन विधि, ठीक है, किसे कहते हैं? उद्बोधन विधि से हम क्या समझते हैं? तो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है, जब शिक्षक जो विभिन्न दृश्यों, वास्तविक वस्तुओं, मॉडलों या क्रियाओं के माध्यम से छात्रों से स्वयं ही उस कठिन शब्द का अर्थ निकलवाता है, वो क्या हो जाता है, आपका उद्बोधन विधि हो जाएगी। इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखें। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आप देखेंगे कि ये सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है क्योंकि शिक्षक जो है वो अर्थ बताता नहीं है बल्कि छात्रों को संकेत देता है कि भाई ऐसा जैसा कुछ है। आपने बहुत बार ये चीज़ देखी होगी कि जो है टीचर जो है वो डायरेक्ट नहीं बताएगा, इनडायरेक्टली जो है चीज़ वैसे उदाहरण प्रस्तुत कर करके जो बताएगा और छात्र जो है स्वयं समझ जाता है कि इसका अर्थ ये हो रहा है। ठीक है, नाटक शिक्षण की आदर्श नाट्य अभिनय विधि की मुख्य विशेषता और इसकी सीमा क्या है? तो नाटक शिक्षण में एक बार फिर से आ गया, विशेषता ये है कि शिक्षक स्वयं ही वाणी का उतार चढ़ाव यानी कि वॉइस मॉड्यूलेट करके अपनी जो आंगिक चेष्टाएं हैं, ठीक है, उससे सभी पात्रों का अभिनय प्रस्तुत करता है। और सीमा यानी कि इसकी मतलब इसकी खामी क्या है, या शिक्षक केंद्रित है, छात्र इसमें निष्क्रिय श्रोता हो जाता है। ठीक है, तो छात्रों के इसमें रोल ज़्यादा नहीं रहता, ये बोला गया है यहाँ पर। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा जब नाटक शिक्षण की बात हो रही है। शब्दावली शिक्षण की संदर्भ अनुमान विधि कॉन्टेक्सचुअल क्लू मेथड छात्रों में किस उच्च स्तरीय भाषाई कौशल का विकास करती है? अगला प्रश्न है यहाँ पर ये, इसको आप ध्यान में रख लीजिए। तो ये रहता है, देखिए, अज्ञात जो नए शब्दों का अर्थ उनके आसपास के वाक्यों, प्रसंगों और कड़ियों के आधार पर स्वयं भांपने या अनुमान लगाने की तार्किक क्षमता, ये है शब्दावली शिक्षण की संदर्भ अनुमान विधि, जिसको हमने पिछली क्लास में भी देख लिया था। अगर आपने वो वाला प्रश्न देखा है तो आप इसको समझ जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर श्रवण कौशल के जो सोपान हैं उनको सही तरीके से बोला गया है कि क्रम इनका क्या है। इसमें आपको ध्यान रख लेना है, सबसे पहले क्या है, ध्वनि का कानों तक पढ़ना, सबसे पहले तो वही होगा, तभी हम सुनेंगे उसको, श्रवण होगा, फिर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, ध्यान केंद्रित, ठीक है, राइट एरो, उसके बाद अर्थ ग्रहण, ठीक है,
उसके बाद क्या रहेगा आपका अर्थग्रहण रहेगा, लास्ट में आपका क्या रहेगा प्रतिक्रिया देना हो जाएगा। ये आपकी 3 चीज़ें इसमें हो जाएंगी। सबसे पहले ध्वनि कानों में पड़ी, फिर आपने ध्यान केंद्रित किया, फिर आपने अर्थ ग्रहण किया, उसका अर्थ ग्रहण करने के बाद आपने उसको क्या कर दिया, उसकी प्रतिक्रिया जो है वो दे दी, है ना। तो श्रवण की प्रक्रिया तभी पूरी होती है जब पहले भौतिक रूप से आवाज़ कानों में पड़े, यानी कि हम कुछ सुने, फिर हम सचेत रूप से जो है क्या करें, उस पर मन लगाएं, है ना, फिर उसके मतलब को समझें कि बोला क्या गया, और अंत में जो है उस पर अपना रिस्पॉन्स भी करें कि भैया अब मुझे उस पर क्या टिप्पणी करनी है। तो ये हो जाएगा। साइलेंट रीडिंग का अभ्यास कराते समय कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, तो वो ये देखें कि भाई जो छात्र केवल आंखों और मस्तिष्क के समन्वय से एकाग्रता पूर्वक पढ़ रहे हैं या नहीं। ये है आपका मौन वाचन करते समय छात्र, मतलब टीचर को ये देखना है कि छात्र जो है बिना होंठ हिलाए, बिना बुदबुदाए, बिना कुछ बोले आंखों और मस्तिष्क का ही समन्वय उसमें रहेगा और एकाग्र होकर वो पढ़ रहे हैं या नहीं। अब बोला गया है प्रक्रिया उन्मूलन लेखन, प्रोसेस ओरिएंटेड राइटिंग के दौरान पुनरावलोकन रिवाइजिंग सोपान में छात्र जो है मुख्य रूप से क्या करता है। तो इसमें जो है वो मुख्य रूप से अपने विचारों को क्या करेगा, क्रम वाइज तार्किकता के साथ पैराग्राफ के प्रवाह और विषय वस्तु की गहराई की समीक्षा करता है और आवश्यकता अनुसार वाक्यों को जोड़ता या हटाता है। प्रोसेस ओरिएंटेड राइटिंग में ये चीज़ रहती है। हर्बर्ट की पंचपदी सामान्यीकरण, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। यहाँ पर बोला गया है कि जनरलाइजेशन का सोपान का जो मुख्य लक्ष्य जो है इसमें क्या हो जाएगा, इसको आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। तो इसमें देखिए जो विशिष्ट उदाहरणों के निरीक्षण, हमने बोला था ना कि उदाहरणों के निरीक्षण के बाद स्वयं जो है किसी अमूर्त नियम, सिद्धांत या परिभाषा को सूत्र रूप में वो प्रतिपादित करता है, ये है, ठीक है। तो सामान्यीकरण का क्षण कैसा माना जाता है, जहाँ छात्र का दिमाग बोले आहा ये इस प्रकार का अनुभव करे, यानी वो समझता है कि सभी उदाहरणों के पीछे कोई ना कोई जो है सार्वभौमिक नियम क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। जैसे हिम और आल्य क्या बन गया, हिमालय बन गया, विद्या और आल्य विद्यालय बन गया, ठीक है। इसको देख करके वो अ और आ का मिलान बना के उसको समझ आ गया कि आ ही होने वाला है, तभी वो देव और आल्य देवालय कर रहा है, ऐसे वो आनंद आ गया उसको कि हाँ मुझे समझ गया। ये हुआ जनरलाइजेशन जो आपका हर्बर्ट की पंचपदी सिद्धांत रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आकलन के संदर्भ में पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ये क्या है, इसमें अंतर क्या है। तो इसमें आपको ध्यान रख लेना कि जो आपका पोर्टफोलियो है, देखिए ये छात्र के सर्वश्रेष्ठ भाषाई कार्यों और प्रोजेक्ट्स के नमूने होते हैं, जबकि जो आपका एनेक्डोटल है ये क्या है, रिकॉर्ड में छात्र के जीवन की किसी विशिष्ट घटना, व्यवहार या आकस्मिक प्रसंग का एक शिक्षक द्वारा लिखा गया संक्षिप्त विवरण, जो आपका वर्णनात्मक विवरण है। इसको आप यहाँ से समझ गए हैं, इसको इतना ही याद रखें। भाषा कक्षा में निदानात्मक शिक्षण के बाद उपचारात्मक शिक्षण की रूपरेखा बनाते समय शिक्षक को किस सिद्धांत का कड़ाई से पालन करना चाहिए, ये प्रश्न है आपका। देखिए 94वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आपका निदानात्मक शिक्षण के बाद उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है, इसकी रूपरेखा बनाते समय किसका पालन करना चाहिए। तो ये है प्रत्येक छात्र के विशिष्ट अधिगम अंतरालों के अनुसार व्यक्तिगत और भिन्न भिन्न शिक्षण रणनीतियों तथा विशेष अभ्यास सामग्रियों का निर्माण करना, इसका पालन करना चाहिए, ठीक है। उपचार यानी कि रेमेडी क्या होगा, ये तभी प्रभावी होती है जब जो बीमारी है देखिए वो कमजोरी के कारण, मतलब किसी कमजोरी के कारण हो, उसके अनुसार हो। यानी मान लीजिए यदि किसी छात्र को केवल संधि में दिक्कत हो रही है और किसी को समानार्थी शब्द में हो रही है, तो दोनों का उपचारात्मक जो शिक्षण है वो एक तरह नहीं होगा, बल्कि उनकी ज़रूरतों के मुताबिक होगा। ये है उपचारात्मक शिक्षण, है ना। ओके, भाषाई अर्जन ये क्या है, और भाषाई अधिगम में स्टीफन क्रैशन के अनुसार मुख्य मनोवैज्ञानिक अंतर क्या है। तो जो भाषाई अर्जन है ये अचेतन है, और जबकि अधिगम जो है ये सचेतन प्रक्रिया है। फिलहाल आप इतना ही इसमें याद रखें, ठीक है। तो अर्जन क्या है, एक अचेतन यानी कि स्वाभाविक और अनौपचारिक प्रक्रिया है, ठीक है, जो प्राकृतिक माहौल में होती है। जबकि आप देखेंगे कि अधिगम जो है एक सचेतन है, नियमबद्ध है, बद्ध होती है और औपचारिक प्रक्रिया होती है, जैसे स्कूल या संस्था में। तो ये हो जाएगा आपका सचेतन और अचेतन, ये आप ध्यान में रखिए, बाकी इसमें कुछ एक्स्ट्रा याद रखने की जरूरत नहीं है। हिंदी पेडागोजी में स्कैफोल्डिंग, है ना, का उपयुक्त भाषाई उदाहरण क्या है, यह हमने इससे पहले पढ़ लिया था इसके बारे में, स्कैफोल्डिंग के बारे में। इसको आप याद रखें कि छात्र को कठिन विषय पर क्या रहेगा, निबंध लिखने के लिए कहना और शुरुआत में कुछ मुख्य बिंदु ही हमने ऊपर पढ़ लिया था, वहाँ से आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। नेक्स्ट है पाठ योजना के प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन के सोपान के दौरान एक कुशल शिक्षक श्यामपट्ट कार्य करते समय किस तकनीकी नियम का पालन करता है, ठीक है।
तो वो करता है जो क्या करेगा, जो मुख्य बिंदु हैं उनको रखेगा, रेखा चित्रों को, व्याकरणिक जो वर्गीकरण है उनको स्पष्ट, व्यवस्थित, सुंदर लिखावट और तार्किक क्रम में लिखना, ताकि छात्र उन्हें आसानी से कॉपी में आत्मसात कर सके। ये रहेगा एक अच्छी प्रेजेंटेशन में। फिर लास्ट में देखिए यहाँ पर व्यापक आकलन, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट के अंतर्गत सह शैक्षणिक क्षेत्रों के आकलन के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ये रहेगा आपका चेकलिस्ट, ठीक है। फिर रेटिंग स्केल, फिर अवलोकन और लास्ट में रहेगा उपाख्यानात्मक अभिलेख। ये सारी चीज़ें उसमें रहेंगी, ठीक है, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में, है ना। तो इनको आप ध्यान में रखिए। या आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि जो नंबर है या जो पेन पेंसिल टेस्ट से नहीं मापा जा सकता, बल्कि इसके लिए क्या है, छात्र का व्यवहार का अवलोकन करना पड़ता है, जिसको रेटिंग स्केल या चेकलिस्ट का उपयोग करना हम कहते हैं। ये हो जाएगा इसमें। 99 है उच्च स्तर पर व्याकरण शिक्षण की किस नवीन पद्धति को पाठ अंतर्गत विधि, ठीक है, इंसिडेंटल मेथड भी कहा जाता है। तो इसमें आपको सिंपल सा याद रख लेना है, किसी पाठ को पढ़ाते समय बीच में आने वाले व्याकरणिक शब्दों को उसी प्रसंग में तुरंत प्रासंगिक कर देना। ये है व्याकरण की जो पाठ अंतर्गत विधि रही। लास्ट प्रश्न है आज का, भाषाई आत्म प्रभावकारिता का एक विद्यार्थी के भाषा विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये हो जाएगा आपका, यह छात्र का अपनी भाषाई क्षमताओं पर गहरा विश्वास है, ठीक है, जो कठिन से कठिन भाषाई कार्यों को पूरी प्रेरणा और बिना किसी मानसिक तनाव के सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। ये हो जाएगा भाषाई आत्म प्रभावकारिता, ठीक है, इसको आप ध्यान में रख लीजिए। तो ये किसने दिया, अल्बर्ट बांडुरा, ठीक है, अल्बर्ट बांडुरा, है ना, इसको ध्यान में रखेंगे आप, बांडुरा। इसके आत्म प्रभावकारिता जो सिद्धांत इसने दिया, इसके अनुसार क्या होता है कि यदि कोई जो छात्र है, देखिए, उसको मन में ये विश्वास है कि मैं इस भाषा को अच्छी तरह से क्या कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ और बोल सकता हूँ, तो उसकी जो सीखने की गति और गुणवत्ता है उसको क्या करता है, नाटकीय रूप से जो है वो बढ़ जाती है। ये आपको यहाँ ध्यान रख लेना है। और पीजीटी शिक्षक का जो आखिरी जो उद्देश्य होना चाहिए वो क्या है, छात्रों में इसी जो भाषाई आत्मविश्वास है उसको जगाना रहता है। तो आई होप आप जितने भी पीजीटी शिक्षक बनने वाले हैं वो ये चीज़ जो है वो ज़रूर करेंगे अपने छात्रों में। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों के लिए ये वाली प्रश्नोत्तरी जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। तो अगले भाग में हम मिलेंगे